हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं फंक्शंस। फंक्शन को जानने से पहले हमें फंक्शन के कंसेप्ट को समझना होगा, क्योंकि फंक्शन जो होता है बहुत ही ज़्यादा रिलेशन के क्लोज होता है। तो हम लोग पता नहीं कर पाएंगे कि कैसे फंक्शन रिलेशन से डिफर है। इसके लिए हमें फंक्शन के कंसेप्ट को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। फंक्शन जो है एक लैटिन वर्ड फंक्टस से बना है, फंक्टस से बना है, जिसका मतलब होता है ऑपरेशन। जिसका मतलब क्या होता है? ऑपरेशन। जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि एक रियल नंबर x का स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर कैसे फॉर्म्ड हुआ होगा? तो जब हम लोग रियल नंबर x और रियल नंबर, वही वाला रियल नंबर x लेकर इन दोनों के बीच में एक ऑपरेशन करता हूं मल्टीप्लिकेशन का, तो मैं देख रहा हूं रियल नंबर x और x के बीच में एक ऑपरेशन हुआ है मल्टीप्लिकेशन का, तो हमें ये फॉर्म्ड हुआ है x स्क्वायर। तो मैं क्या देख रहा हूं कि x और x के बीच एक रूल या फिर एक ऑपरेशन हो रहा है मल्टीप्लिकेशन का, जिसके कारण हमें x स्क्वायर फॉर्म्ड हो रहा है। तो हम लोग फंक्शन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे कह सकते हैं कि ए फंक्शन में बी। अभी हम लोग कंफ्यूजन में है, अभी फंक्शन के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते, इसलिए मैं यहाँ मे बी का यूज कर रहा हूं। ए फंक्शन may be viewed as a rule which produce new element from some given element or एलिमेंट्स। हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पर कोई रूल या ऑपरेशन हुआ है जिसके कारण हमें एक्स स्क्वायर फॉर्म्ड हो गया है। तो एक्स स्क्वायर भी आपका एक फंक्शन ही होगा। कैसे ये फंक्शन है? जनरली अगर हम लोग देखें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये आपका एक फंक्शन हो गया। अब ये कैसे फंक्शन है, क्यों है, इसके बारे में हम लोग आगे अच्छे से भी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, फंक्शन को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्टेंस इक्वल टू में ऐसे तो आप फॉर्मूला जानते ही हो, स्पीड इंटू में टाइम, मैं मान लेता हूं कि कोई साइकिल चला रहा है जिसका स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है। और हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस को जनरली हम लोग एस से डिनोट करते हैं, साइंस में पढ़े हुए आप। स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर यही ले लेते हैं और टाइम हम लोग टी से डिनोट करते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि व्हेन हमारा टाइम टी जो है 0 आवर होगा, तो एस यानी कि डिस्टेंस की बात करेंगे तो 3 इंटू में 0 यानी कि 0 किलोमीटर हो जाएगा। अगर टाइम 0 आवर लगाते हैं तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0 किलोमीटर हो जाएगा। व्हेन टी इक्वल टू में हम लोग 1 आवर ले लेते हैं, तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा? यानी कि एस की बात करें तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू में 1 यानी कि 3 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा, व्हेन टी इक्वल टू में 2 आवर लेते हैं, तो एस इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 3 इंटू में 2 यानी कि 6 किलोमीटर हो जाएगा। व्हेन टी इक्वल टू में हम लोग ले लेते हैं 3 आवर, तो एस यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू में हो जाएगा 3 इंटू 3 9 किलोमीटर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि टी के चेंज होने से एस में चेंज आ रहा है। ठीक है, यहाँ एस और टी क्या है? ये आपके वेरिएबल्स होंगे, ये आपके वेरिएबल्स हैं। और 3 क्या है? ये आपका कांस्टेंट है। मैं दोनों को भी डिफाइन कर दूंगा अभी। और t और s की बात करें तो t यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये पूरी तरह से स्वतंत्र है। कोई भी मान हम यहाँ पे ले रहे हैं, और जो मान ले रहे हैं एक पॉजिटिव रियल नंबर ही लेंगे, क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये आपका डिस्टेंस जो है इस टाइम पे ही डिपेंड करता है। जैसे जैसे टाइम में चेंज आ रहा है, डिस्टेंस में भी चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे t इंडिपेंडेंट वेरिएबल और s क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये दोनों आपके वेरिएबल हैं और ये आपका कांस्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट को डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फिर डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफाइन करेंगे।
तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए कांस्टेंट इज अ सिंबल which retains the same value throughout throughout a set of operations। देखिए मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि ये जो आप कांस्टेंट जिसको कह रहे हैं ये हमेशा किसी भी कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे लेके चल रहा है, हमेशा इसके वैल्यू में हम लोग देख रहे हैं कोई चेंज नहीं आ रहा है, हमेशा उसी को हम लोग लिख रहे हैं। 3 है तो 3 है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये आपका कांस्टेंट हो गया। 3 यहाँ पे क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। और जनरली हम लोग कांस्टेंट को ए बी सी डी इन सब से डिनोट करते हैं, ठीक है, इन सब से हम लोग एम एन भी यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, इन्हीं सब से हम लोग कांस्टेंट को डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग वेरिएबल की। तो चलिए पहले वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, फिर हम लोग इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करेंगे। तो वेरिएबल क्या होता है, तो हम लोग इसका जस्ट अपोजिट लिख सकते हैं कि ए वेरिएबल इज अ सिंबल which takes a number of values, ठीक है। देख रहा है टी और एस, ये नंबर ऑफ वैल्यूज को कोई भी नंबर ऑफ वैल्यूज को टेक्स कर ले रहा है, तो ये दोनों क्या है आपके वेरिएबल है, टी और एस। तो जनरली हम लोग वेरिएबल को जो होता है एक्स वाई जेड यू भी टी इन सब से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वेरिएबल में मैंने अभी बताया आपको दो वेरिएबल, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। चलिए दोनों को मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दैट सिंबल which can take an arbitrary value from a given set is called an independent variable, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखो, मैं यहाँ पे जब t का वैल्यू रख रहा हूं तो t का वैल्यू कोई पॉजिटिव रियल नंबर इसी सेट में से कोई रखूंगा, जानते हैं टाइम हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर के ही फॉर्म में होगा, तो इसी में से कोई वैल्यू रखूंगा। तो ये आपका देख रहे हैं ये टी क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड होता है वही ना डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग इसे भी डिफाइन कर देते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लोग यहाँ पे इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि दैट सिंबल whose value depends on independent variable, जिसका वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर देते हैं, सॉरी, variable is called a dependent
डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सबको हमने डिफाइन कर दिया। अब हम लोग फंक्शन की तरफ चलते हैं। फंक्शन क्या होता है देखते हैं अब इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप s इक्वल टू 3t देख रहे हैं, ये भी एक फंक्शन को ही परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। कैसे फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो आप t का कोई भी रियल नंबर यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर लेके रखोगे, s का कोई ना कोई वैल्यू आएगा, यानी कि इस सेट के हर एक एलिमेंट का एस में, यानी डिस्टेंस जो आएगा वो डिस्टेंस जो आएगा क्या आएगा, एक यूनिक एलिमेंट के फॉर्म में आएगा। तो डेट मीन्स ये भी आपका फंक्शन के जैसा ही फॉर्म कर रहा है। तो इसको हम लोग फंक्शन को इसी तरह से, इसी डेफिनेशन से डिफाइन करेंगे। चलिए, तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे दो सेट ले रहा हूँ। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि उनमें कोई ना कोई एलिमेंट है, दोनों सेट में कोई ना कोई एलिमेंट है। तो पहला ही कंडीशन है कि नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, यहां से हमें यही कंडीशन देखने को मिल रहा है ना। अच्छा, आगे देखिए, देन अ रूल एफ which associates each element of set A with a unique element of set B is called a function, और मैपिंग। फंक्शन को हम लोग मैपिंग या फिर मैप के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन से समझिए, यहाँ पर ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए कि नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। देन अ रूल एफ, ए रूल एफ को हम लोग फंक्शन कहते हैं। किसमें फंक्शन कहेंगे, तो फंक्शन कहेंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। कब कहेंगे, जब ए सेट के हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट, ए सेट के हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, बी के यूनिक एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट होने चाहिए, एक रिलेशन के साथ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझो, मैं यहाँ पर एरो डायग्राम से एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ, ठीक है। ए सेट है, ये बी सेट है। मैं ए सेट में एलिमेंट ले लेता हूँ 1 2 3 4, इसमें यही चार एलिमेंट है, ठीक है। और बी सेट में मैं एलिमेंट लेता हूँ 1 4 9 16 25, ठीक है। मैं ऐसे एरो डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। 2 को 4 के साथ एसोसिएट करता हूँ, 3 को 9 के साथ और 4 को 16 के साथ। देख लीजिए, यहां जो आप ये एरो डायग्राम देख रहे हैं, मैं क्या देख रहा हूं कि ए सेट के अंदर चार एलिमेंट है और चारों एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट है। तो ये यहां पे मैं देख रहा हूं कि एक रूल के साथ ये एसोसिएट हो रहा है। क्या रूल देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर करने पे 1 आ रहा है, देख रहे हैं, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करने पे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करने पे 16 आएगा। तो मैं देख रहा हूं कि इन सभी का स्क्वायर करने पे ये फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे एक रूल लग रहा है ना, ये रूल आपका एफ हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। ये रूल एफ जो किसके इक्वल है, तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर के इक्वल है। और यहाँ पे एक्स किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से। देख लो, आप सेट ए का एलिमेंट 1 2 3 4 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ कि एक रूल एफ से ए का हर एक एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट है, जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं ना। तो ये आपका क्या हुआ, एक फंक्शन हो गया, या फिर मैपिंग हो गया, या फिर मैप हो गया। तो हम लोग इसमें क्या क्या देख रहे हैं, फंक्शन होने के लिए हम लोग इसमें क्या क्या देख रहे हैं कि पहले तो भाई दोनों नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, फिर उसके बाद
इसके हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए बी के यूनिक एलिमेंट के साथ, यही ना। तो अगर एफ ए से बी में फंक्शन हो रहा हो, आप ऐसे लिख सकते हैं कि इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो ये आपका सेट ए से सेट बी में फंक्शन हो रहा है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, विराइट एफ, यहां कॉलन देंगे, फिर ए देकर और फिर यहां एरो देकर बी लिख देंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, एफ ए टेंस टू बी, यानी कहने का मतलब इसको कहेंगे एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसको पढ़ेंगे ऐसे, एफ ए टेंस टू बी, या ऐसे कहेंगे कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू सेट बी, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, तो ये जो आप फंक्शन देख रहे हैं इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। अगर मैं इसे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखूं तो 1 1 2 4 3 9 4 16, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं ना। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म होगा, रिप्रेजेंटेशन ये कैसे हुआ, रोस्टर फॉर्म में हुआ, और ये आपका एरो डायग्राम से हुआ। तो ये जो आप रोस्टर फॉर्म में देख रहे हैं, तो इनमें हर एक एलिमेंट जो है इसमें जो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, इसमें पहला जो होगा, पहला या जो 1 है यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट, और ये सेकंड कंपोनेंट जो है, इसमें अगर मैं बात करूं तो यहां पर सेकंड कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट का हम लोग क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे, और फर्स्ट कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट का प्री इमेज कहेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर फंक्शन एफ जो है जिसके अंदर एक्स एलिमेंट y के साथ एसोसिएट कर रहा है, जहां x बिलोंग करता है a से और y बिलोंग करता है b से, ठीक है, f एक फंक्शन है और सेट a टू सेट b में आपका ये फंक्शन हो रहा है, सेट a से सेट b में हो रहा है, और x कोई एलिमेंट है जो सेट a का है और y एक एलिमेंट है जो सेट b का है। तो यहां पर हम लोग y को किस नाम से जानेंगे, y को कहेंगे इमेज ऑफ x, y को क्या कहेंगे, इमेज ऑफ x कहेंगे, इमेज ऑफ एलिमेंट x, और x को क्या कहेंगे, प्री इमेज या फिर इनवर्स इमेज भी कह सकते हैं, और मैं लिख देता हूं इनवर्स इमेज ऑफ y। यानी कि अगर एक्स वाई ऑर्डर पेयर किसी फंक्शन में बिलोंग कर रहा है तो यहाँ y को x का इमेज कहेंगे और x को y का प्री इमेज या फिर इनवर्स इमेज कहेंगे। यानी कि यहाँ पे सेट ए के जो एलिमेंट्स देख रहे हैं इनके ये सब क्या है, 1 4 9 16 रेस्पेक्टिवली, ये क्या है, इनके इमेज है, इन सब के ये इमेज हुए, और ये सब क्या है, इन सब के प्री इमेज हुए या इनवर्स इमेज हुए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो फंक्शन होने के लिए आपको 3 जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो ये इसको कैसे रिटर्न करेंगे, एफ कॉलन देंगे ए टेंस टू बी, यहाँ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब यह हुआ। तो फंक्शन होने के लिए क्या क्या जरूरी होना चाहिए, तो पहला तो जो सेट दिया होना चाहिए वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी कि लिख सकते हैं कि सेट ए और सेट बी है ना, यहाँ पे ए एंड बी शुड बी नॉन एम्प्टी, ठीक है, शुड बी नॉन एम्प्टी। ये सेट क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी कि इनमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, तो यहां पे लिख सकते हैं कि each element of set A should have image in set B। ठीक है, ए सेट के, ये ए सेट है, ए सेट के हर एक एलिमेंट का बी में इमेज होना चाहिए।
तीसरी बात क्या आती है, तो तीसरा हम लोग लिख सकते हैं कि नो एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव more than one image in set B। यानी ए सेट के किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज सेट बी में नहीं होना चाहिए। तो अब आपको कि सर ऊपर कुछ डेफिनेशन में अलग था, यहाँ पे आप अलग, तो मैंने ऊपर में लिखा था कि ए और बी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और ए के हर एक एलिमेंट ईच एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट होना चाहिए। अच्छा समझ रहे ना, तो यूनिक एलिमेंट की जब मैंने बात कर दी तो यूनिक एलिमेंट में ये दोनों टॉपिक आ जाएंगे, ये दोनों समझे ना बात को। ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव इमेज इन बी, यानी कि ए के हर एक एलिमेंट का इमेज बी में होना चाहिए और ऐसा ए का कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसका एक से अधिक इमेज हो। तो वही बात आ गई ना, ए के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज बी में होना चाहिए। ये दोनों बातों को यही कवर कर ले रहा है, ये दोनों स्टेटमेंट्स को, ये आपका कि ए के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज बी में होना चाहिए, वो दोनों, ये दोनों बात इसी से कवर हो जा रहा है। तो आप इन्हीं तीन बातों का ख्याल रखेंगे कि ए बी दो आपके नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, ए के हर एक एलिमेंट का बी में इमेज होना चाहिए और ए में कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जिसका एक से अधिक इमेज सेट बी में मिले। ठीक है, तो अगर ये तीन बात तो सही हो रही है तो हम लोग एफ को क्या कहेंगे, फंक्शन कह देंगे ए से बी में, तो वो आपका फंक्शन हो जाएगा ए सेट से बी सेट में। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से यहां पर समझते हैं फंक्शन को। ठीक है, चलिए मैं यहां पर देखिए पहला एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा कि हम लोग एरो डायग्राम से इसको समझे, तो बहुत ही बेहतर रहेगा आपको एरो डायग्राम से समझना। चलिए मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल लेके आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये फर्स्ट हो गया, यहाँ पे मैं सेकेंड लेता हूँ। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। मैं इसमें एलिमेंट देता हूँ 1 2 3 4 ए बी सी। ठीक है, इसमें एलिमेंट लेता हूँ 1 2 3 4, यहाँ पे एलिमेंट लेता हूँ ए बी सी डी। चलिए अब मैं यहाँ एरो डायग्राम से आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, आपको ध्यान रखना होगा इसमें। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फंक्शन की। यहाँ पे ए टू बी में ये फंक्शन है कि नहीं, रिलेशन तो है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन हो जाएगा, लेकिन फंक्शन है कि नहीं इसकी बात करते हैं। ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। अच्छा नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें ए के हर एक एलिमेंट का हम लोग बी में इमेज देख रहे हैं, ए के हर एक एलिमेंट का हम बी में इमेज देख रहे हैं। अच्छा ए के किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज बी में नहीं है, यहाँ दो का सेम इमेज हो जा रहा है, 3 का भी इमेज सी है और 4 का भी इमेज सी है, दोनों का सेम इमेज हो जाएगा। लेकिन किसी भी इसमें देखिए ए सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका एक से अधिक इसमें इमेज हो रहा है। दैट मीन्स ये ए टू बी में आपका एक फंक्शन है। अब अभी मैंने बताया कि रिलेशन हो जाएगा, और रिलेशन में हमें बस यही ना देखना चाहिए, यहाँ पे ये रिलेशन, यहाँ देखो अगर आप इस ऑर्डर इसमें देखो तो यहाँ पे ये रिलेशन इसलिए है क्योंकि हमें बस यहाँ देखना होगा कि आर सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। तो आप ए क्रॉस बी जो निकालोगे उसका ये सबसेट ही ना दिख रहा है। आप 1 A 2 B 3 C 4 C कहोगे तो ये जितने भी ऑर्डर पेयर हो रहे हैं वो एलिमेंट बिलोंग नहीं करेंगे ए क्रॉस बी में, बिल्कुल बिलोंग करेंगे। तो ये रिलेशन तो हो ही जाएगा, लेकिन ये फंक्शन भी हो रहा है। इन तीनों कंडीशन को अगर फॉलो करेगा तो फंक्शन भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, ए के हर एक एलिमेंट का बी में इमेज में, और एक में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका एक से अधिक इमेज बी में दिख रहा है ना। तो ये भी आपका एक फंक्शन है। चलिए अब फंक्शन कब नहीं होगा इसके बारे में देखते हैं। मैं यहाँ पे 3rd नंबर में और एक 4th नंबर में एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, तो आपको कुछ बातों पर ध्यान देना है, बहुत मजा आएगा। ए बी सेट, ए सेट ए सेट बी, यहाँ एलिमेंट 1 2 3 4 ले लेते हैं।
इसमें एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पर एलिमेंट लेते हैं ए बी सी डी ई। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, 1 रिलेट करता हूँ ए के साथ, 2 बी के साथ, 3 सी के साथ, इसमें 1 ए के साथ, 2 बी के साथ, 1 को यहाँ ई के साथ भी रिलेट कर देता हूँ, 3 को सी के साथ और 4 को डी के साथ। इस तरह से देखिए यहाँ पर देखिए दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, यहाँ पर ए के हर एक एलिमेंट का बी में इमेज नहीं दिख रहा है। देखो ना 4 एलिमेंट ए का सेट एक एलिमेंट है जो बी के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ कि 4 का कोई भी इमेज हमें नहीं देखने को मिल रहा है। 4 का कोई इमेज है नहीं है, ये किसी भी बी के एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। रिलेशन में तो बस आपको सबसेट ना देखना है, रिलेशन में बस देखना है कि सबसेट होना चाहिए क्रॉस बी का, तो सबसेट तो हो ही जाएगा। लेकिन ये आपका ये फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ 4 का मैं इमेज इसमें नहीं देख रहा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, ये सेट ए और सेट बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। पहला जो आपका कंडीशन था उसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, ए के हर एक एलिमेंट का बी में इमेज भी देखने को मिल रहा है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मैं एक देख रहा हूँ कि एलिमेंट 1 के दो इमेज हो जा रहा है। तो मैंने बताया था कि सेट ए के किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज बी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1 का इमेज ए भी और 1 का इमेज ई भी, ये पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तीसरे कंडीशन को ये नहीं फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स ये आपका फंक्शन नहीं है। रिलेशन है, ये रिलेशन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। समझ गए? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है आपके रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है आपके रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।